A very good morning to everyone. आज पॉडकास्ट के सीरीज में हम बच्चों के साथ बैठे हुए हैं और आज के पॉडकास्ट का जो टाइटल है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम कि बोर्ड एग्जाम एंड होम एग्जाम बच्चों के लिए एक फोबिया की तरह होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे प्रिपरेशन कुछ कमी रह जाती है और कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी करते हैं अपने आप को, तब भी उनके अंदर कहीं ना कहीं डर होता है। तो बच्चों के कुछ सवाल हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और मैं अपने अनुभव के आधार पर उनके आंसर करूंगा। होपफुली कि जो पेरेंट हैं उनके लिए भी यूजफुल होगा आज का पॉडकास्ट, एंड स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए भी आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एंड सबसे पहले पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों से चाहूंगा, पहले बच्चों का इंटरेक्शन होगा, बच्चों की हॉबीज एंड बच्चों के इंटरेस्ट को थोड़ा सा जानेंगे। इसके बाद बच्चों के क्वेश्चंस हम सुनेंगे और फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। सो यस, बोथ ऑफ यू। Good morning, sir. Myself, Arushi. Good morning, sir. My name is Ishita. Okay, Arushi, you are in class 7th. Yes. And Ishita, you also in 7th. 7th class. Okay. So both students are in 7th class. So firstly introduce yourself, that what is your vision? आपका विजन क्या है लाइफ में, आपको क्या बनना है इशिता? I want. Yeah, no problem. Yes, you can. Sir, I want to become a doctor. You want to become a doctor. Very nice. And Arushi, what's your daily schedule? एक शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा बस डिस्कस करें। सर, सबसे पहले मेरा डेली शेड्यूल में आता है, हम वेकअप करते हैं तो सर मैं वो 5 o'clock तक उठ जाती हूँ। वेरी नाइस। और फिर मैं 5 से 6 o'clock तक अपनी रीडिंग करती हूँ या अपने स्कूल का लर्न करती हूँ वक्त, जो कि हम रिवीजन करते हैं कि रात में मैं उसे लर्न करके सोती हूँ और सुबह रिवाइज करती हूँ। और फिर मैं स्कूल के लिए रेडी होती हूँ, नाश्ता करती हूँ और फिर मैं स्कूल आती हूँ। स्कूल से जाने के बाद आधे घंटे तक मैं अच्छे से खाना खाती हूँ, बैठती हूँ। फिर आधे घंटे बाद मेरी ट्यूशन होती है, मैं ट्यूशन 1 घंटे पढ़ती हूँ और सर फिर मैं अपने ट्यूशन से दिया हुआ काम करती हूँ और स्कूल से दिया हुआ काम करती हूँ और लर्निंग भी करती हूँ। वेरी नाइस। एंड व्हाट डू यू डू इन फ्री टाइम? जब आप फ्री होते हैं, है ना, आपने अपना स्कूल का जो टास्क था, जो होमवर्क था, उसको कंप्लीट किया या फिर कोचिंग का था उसको भी, देन व्हाट डू यू डू? सर मैं ज्यादातर बुक रीडिंग करती हूँ या मैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश करती हूँ जो कि मैं आगे चल के अपने लेवल से ऊपर चल के पढ़ना शुरू करूँ। वेरी नाइस, गुड। यस Sir, I want to become an IAS officer. IAS ऑफिसर, वेरी गुड। व्हाट्स योर हॉबीज? आप क्या करते हैं जब आप फ्री होते हैं? बिल्कुल आपको पढ़ाई से हटकर मैं बात कर रहा हूँ। जैसे एक तो होता है कि जब स्कूल में है तो पढ़ना ही पढ़ना है, घर पर है, आपके कोचिंग वाले सर आए हैं या फिर कोचिंग करना है तो करना ही करना है। बट व्हेन यू आर फ्री, जब आप फ्री होते हैं तब आप उस टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, या किस तरह से आप अपने टाइम को स्पेंड करते हैं? सर मैं जब फ्री होती हूँ तो मैं इंडिया टूर के बारे में देखती हूँ। जैसे कि हमारे इंडिया में ऐसे प्लेस हैं जो मेघालय के अंदर बहुत ज्यादा क्लीन है और बहुत ज्यादा बारिश होती है, जहाँ जिसे हम मौसम राम के नाम से जानते हैं। और इस जगह ने हमारे इंडिया का नाम इतने सारे रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया जो कि शायद हम सभी को पता भी नहीं है। राइट, इट्स यू हैव द क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट द डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया इवन। दैट्स नाइस, वंडरफुल। सो आज आप बच्चे यहाँ पर जो बैठे हैं, जिसको हमने टाइटल पॉडकास्ट दिया है, बहुत सारे बच्चे अपने टर्म वाइज आकर बैठते हैं, दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस। सो आज आपने जो टॉपिक चूज किया है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करें कि किस। सर आज हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि बच्चे पूरा साल एकेडमिक ईयर कभी होम एग्जाम में कभी बोर्ड एग्जाम में अपीयर होते ही रहते हैं। हर 2 से 3 महीने बाद कोई पीरियडिक टेस्ट आया, टर्म टेस्ट आया, टर्म एग्जाम आया, एंड फिर हाफ ईयरली एग्जाम, फिर एनुअल एग्जाम यानी कि होम एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम। और स्टूडेंट लाइफ में एग्जाम को अगर कोई बच्चा बहुत कॉन्फिडेंटली उसमें अपीयर होता है और कॉन्फिडेंस वो बिल्डअप करता है, पढ़ता है ठीक से, तो यही उसके लिए सक्सेस का, और बच्चा अच्छा है या बुरा है, ये पैरामीटर्स उसके बन जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है। मतलब अगर हमारे बच्चे कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, केयरफुल रहते हैं, तो नो डाउट वो अपने एग्जाम को एंजॉय करते हैं। मतलब एग्जाम में उनको डर नहीं लगता, वो फोबिया नहीं बनता एग्जाम उनके लिए।
ठीक है, तो आप क्वेश्चंस अपने तो सर पूछना शुरू मेरा कर फर्स्ट सकते हैं। क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से एक स्टूडेंट का परफेक्ट डेली टाइम टेबल कैसा होना चाहिए और एक कैसा पैटर्न है जो हर बच्चे को अपने डेली टाइम टेबल में इंक्लूड ही करना चाहिए। राइट, कि एक बच्चे को किस तरह से अपना शेड्यूल, डेली शेड्यूल कैसा उसका होना चाहिए और एग्जाम टाइम में स्पेशली उसको कैसे टाइम अपना शेड्यूल को मैनेज करना चाहिए। एग्जैक्टली, वी एडवाइज स्टूडेंट्स इन मॉर्निंग असेंबलीज एंड ऑन अ रेगुलर टाइम, यू नो, कि बच्चे को एक तो अपना पूरा एकेडमिक ईयर का जो उसका शेड्यूल होता है ना, डेली शेड्यूल होता है, वो जरूर मैनेज करके चलना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि अधिकांश परिवारों में, अधिकांश घरों में, अधिकांश बच्चों का कोई शेड्यूल नहीं होता, है ना। एक नॉर्मल मैं डे की बात कर रहा हूं, जैसे आपसे मैंने इसीलिए पहले क्वेश्चन पुटअप किया कि हाउ यू स्पेंड योर टाइम एंड व्हाट इज योर शेड्यूल। तो शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल अगर किसी बच्चे का है तो आप मान के चलिए कि वो बच्चा एग्जाम से डरेगा नहीं, और उसमें उसका शाम को सोने किस समय उसको सोना है और किस समय उसको जागना है, ये भी उसमें इंक्लूड है। साथ में अगर वो समय से सोता है, रात में अगर वो 10 बजे बच्चा हमारा ठीक से सोता है, 10 साढ़े 10 तक सो जाता है, तो वो सुबह मुझे लगता है कि 5-6 के बीच में उठ सकता है इजीली। तो सबसे पहले मैं बच्चों को एडवाइस करता हूं कि उनका सोने का और उठने का शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए, है ना। अगर आप सही समय पर सोएंगे तो सुबह सही समय पर उठ पाएंगे आप, राइट। फिर जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो आपका पूरा शेड्यूल, पहले तो मैं ये एडवाइस करना चाहता हूं बच्चों के लिए कि घर में उनका एक ऐसा शेड्यूल जरूर होना चाहिए जिसमें मॉर्निंग टिल इवनिंग उनका शेड्यूल हो कि आई विल गेट अप 5 o'clock एंड आई विल टेक टाइम फॉर द 30 मिनट फॉर फ्रेश, राइट। आपने ब्रश किया, फ्रेश हुए और आप बिल्कुल फिर मुझे लगता है कि 20-30 मिनट आपको एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं, हमारे बच्चे कर सकते हैं, वैसे तो सभी के लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है कि एक अच्छा दिन और फिटनेस, फिजिक और मेंटली हमको फिट रहने के लिए हमको एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे ऐसा कर पाते हैं तो उनका लर्निंग पावर, उनका मेमोरी बहुत स्ट्रांग होता है। तो मॉर्निंग में 1-2 आवर का फिर सेल्फ स्टडी वो करें, 20-30 मिनट वो एक्सरसाइज करें, है ना, वो जॉगिंग करें, जैसा उनको ठीक से लगता है। पेरेंट के साथ उनको वॉकिंग पर भी वो जा सकते हैं कुछ समय के लिए, और फिर उनका 1 आवर का शेड्यूल कम से कम सेल्फ स्टडी का होना चाहिए। और इसके बाद का शेड्यूल, जैसे वो स्कूल जाता है बच्चा, स्कूल के बाद का शेड्यूल आपने बताया, स्कूल से घर वापस जाने के बाद वो बच्चा हमारा 30-40 मिनट का गैप हो उसका, उसके बाद में फिर वो बच्चा रेस्ट करने के बाद में फिर उसका शेड्यूल ऐसा बना हो, ये लिखा हुआ हो, ये टाइम टेबल उसके घर में लगा होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज उसको, कि 30-40 मिनट के उसके ऐसे टाइम ब्लॉक हो कि मुझे ये 40 मिनट मुझको मैथ पढ़ना है, मुझे 50 मिनट्स मुझे इंग्लिश का ये होमवर्क करना है, और जो उसके सब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट वाइज उसको अपना प्लानर बनाना चाहिए। और उसी प्लानिंग में उसमें गैप भी होना चाहिए, गैप इन द सेंस कि 10 मिनट 15 मिनट का गैप हो जिसमें वो स्ट्रेचिंग कर सकता है, यानी कि वो वॉकिंग कर सकता है। इवन अगर उसे लगता है कि वो पेरेंट्स के साथ बैठ सकता है या अपने फेवरेट जो भी उसको कुछ थोड़ा देर कुछ म्यूजिक सुनना है, ही कैन लिसन, शी कैन लिसन। ऐसे ही जैसे जैसे शाम होती जाएगी आपका शेड्यूल अगर आप फॉलो कर रहे हैं ठीक से, उसमें स्पोर्ट्स का भी टाइम आपका मैनेज हो। आउटडोर गेम अगर बच्चा जाता है आउटडोर गेम्स के लिए, तो आप मान के चलिए कि वो एक बहुत अच्छा उसका शेड्यूल है बच्चे का। आजकल बच्चे घर में ही बंद रहते हैं, यानी कि वो घर में जैसे ही फ्री होते हैं वो मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते हैं या घर की बातों में इंगेज हो जाते हैं। कुछ बच्चे दिन में सोते भी हैं, ठीक है ना, तो वो शेड्यूल मुझे लगता है कि गड़बड़ है कुछ वहां पर। आउटडोर गेम वो जा सकता है, एक सेफ प्लेस कोई सा भी है अगर उसके नियर बाई एरिया में, तो उस सेफ प्लेस पर वो जा सकता है और वहां पर वो एक्सरसाइज जो खेलेगा वहां, तो उसका फिजिक उसका बहुत स्ट्रांग होगा मेंटली फिजिकली, राइट। शाम को भी सोने से पहले भी उसको मुझे लगता है कि 1-2 आवर उसको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। सर एक एवरेज स्टूडेंट को कितने आवर्स पढ़ना चाहिए और कितने आवर्स की नींद लेना मैंडेटरी? और उसी आई थिंक कि बच्चों को मुझे लगता है कि जैसे अभी आप 7th स्टैंडर्ड में, राइट, तो 7th स्टैंडर्ड में बच्चा अगर 3 to 4 आवर्स भी अगर सेल्फ स्टडी करता है, तो वो अपने सब्जेक्ट को, सब्जेक्टिव नॉलेज तो अच्छे से गेन करेगा ही, साथ ही साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी, वो नोट्स भी बना सकता है एंड वो कुछ एक्स्ट्रा भी सीख सकता है 3 to 4 आवर्स ओनली। वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने कुछ इंटरव्यू सुने होंगे और ऐसा माना जाता है कि वहां पर बच्चा 6 to 8 आवर्स भी स्टडी करता है, वो नॉर्मल शेड्यूल माना जाता है उनका, क्योंकि जो
कंपटीशन को क्वालिफाई कर चुके हैं, वो अपने इंटरव्यू में इस तरीके के अपने एक्सपीरियंस साझा करते हैं कि उन्होंने 6 आवर to 8 आवर्स इवन 10 आवर्स तक उन्होंने सेल्फ स्टडी किया, तब उन कंपटीशंस को उन्होंने क्वालिफाई कर दिया 3 to 6 मंथ में ही। लेकिन एवरेज स्टूडेंट के लिए मुझे लगता है कि 3 to 2 आवर्स भी अगर वो सेल्फ स्टडी करता है ठीक से, कंटिन्यू नहीं, यहाँ पर मैं ये बात एड ऑन करूंगा कि 3 से 4 घंटे लगातार आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, तो आप बहुत जल्दी आप फेड अप हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे और आप ऊब जाएंगे। 40 to 50 मिनट का एक आपका टाइम ब्लॉक होना चाहिए, उसके बाद में 10 मिनट का आपका एक कोई भी रेस्ट टाइम हो जिसमें आप अपने पसंद का कुछ भी काम कर सकते हैं। तो जब भी आप पढ़ने को बैठे तो आप टाइम ब्लॉक बना लें, है ना, कि मुझको अभी 40 मिनट का ये पढ़ना है, ये भी चैप्टर कोई भी पढ़ना है, उसके बाद में फिर आपको फिर 10-15 मिनट का रेस्ट करें या कुछ भी आप अपने लेवल से जो आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हैं। तो वहां पर आप अच्छे से, मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट भी हमारा एक गुड स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाता है। सर, हमारा और हमारे फ्रेंड्स का एक क्वेश्चन है कि जब भी वह एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो अपना याद किया वो भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है सर? कभी कभी इसी तरह ये हड़बड़ाहट में भी होता है। कुछ बच्चे जैसे ही एग्जाम रूम में बैठते हैं तो क्वेश्चन पेपर जैसे ही आया तो रिवीजन की कमी रही थी, है ना, कि जो उन्होंने लर्न तो हुआ, उन्हें लगा कि उनको लर्न हो गया, क्योंकि कोई भी टॉपिक जो उन्होंने समझा, क्लास में टीचर ने एक्सप्लेन किया, बच्चे ने समझा भी और उसने देखा कि मुझे ये समझ आ गया और उसी माइंडसेट के साथ वो एग्जाम रूम में चला जाता है, बट उस बच्चे ने शायद रिवीजन ठीक से नहीं किया था। तो यदि बच्चा रिवीजन करता है ठीक से और उसको लिखकर भी देखता है, यहाँ पर मैं बच्चों को एडवाइस देता हूँ कि जब भी आप कुछ लर्न कर रहे हैं एग्जाम से पहले, हालांकि एग्जाम से पहले आपका मेमोरी बहुत शार्प होता है, जब भी आप पढ़ने को बैठोगे तो जो टॉपिक्स आपको 30-40 मिनट में प्रिपेयर हो रहे थे वो आपको 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं। लेकिन वो डिवोशन, वो टाइम आपको, डेडिकेटेड टाइम आपको लर्निंग के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो फिर एग्जाम रूम में आप कॉन्फिडेंटली बैठेंगे। रिवीजन प्लस उसको लिखकर भी देखें आप, और फिर भी अगर माइंड से कुछ चीजें स्किप होती हैं, ऐसा होता है लिखते नहीं रिकॉल, देन हैव पेशेंस, गहरी सांस लो। एग्जाम रूम की मैं बात बता रहा हूं, गहरी सांस लो, ठीक है ना, चिनअप करिए। जैसे कॉन्फिडेंस जब लो होता है ना कभी कभी, तो आप क्या करें, चिनअप करें, चिन अप। ये साइकोलॉजिकल कुछ आइडियाज होते हैं जिनमें आप चिनअप करते हैं तो आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आप थोड़े से मोटिवेटेड फील करते हैं। वाटर बोतल साथ में होती है, वाटर बोतल है आपके पास और आप वाटर भी ड्रिंक करेंगे। जैसे ही आप पानी पीते हैं तो फिर आपकी बॉडी फिर एनर्जाइज होती है और मेमोरी फिर उन टॉपिक्स को रिकॉल करती है। वहां हड़बड़ाने की नीड नहीं है बिल्कुल भी। सर, जैसे कोई एक स्टूडेंट है जो 3 आवर्स पढ़ रहा है और एक 7 आवर्स, कौन सा बेटर है, ज्यादा पढ़ना या स्मार्टर तरीके से पढ़ना? इसमें मैं ये एडवाइस करूंगा कि देखिए, हर बच्चे का लर्निंग का जो फेज होता है या उसका आईक्यू का जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ही क्वेश्चन का आंसर लर्न हो जाता है और उनको समझ आ जाता है। कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू थोड़ा सा लो है। आईक्यू लो होने के कारण उनको कई बार प्रयास करना होता है, 3 to 4-5 टाइम्स भी उनको पढ़ना होता है, तब भी उन बच्चों को याद नहीं उस तरह से नहीं हो पाता। तो यहाँ पर उन बच्चों को भी मतलब वीक फील नहीं करना है। पेरेंट्स और टीचर्स को ये समझने की जरूरत है कि वो बच्चे जिनको ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है, जिनको ज्यादा उनका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, मोटिवेशन की नीड है, उनको एप्रिसिएशन की नीड है, तो वहां पर मैं ये बात बोलूंगा कि अगर कोई बच्चा जिसको 6 आवर्स पढ़ने की नीड है तो वो हिम्मत ना तोड़े और वो लगातार कोशिश करता रहे, तो उस बच्चे को भी वो कम्पीट कर सकता है जिसको बहुत जल्दी याद होता है। क्लास में ऐसा आपने देखा होगा, क्लास में कुछ 4-6 बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत तेजी से आंसर करते हैं, और वो और बच्चे जो होते हैं जो बिलो एवरेज होते हैं, तो वो बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं, डरे हुए से। उन्हें लगता है कि मुझको याद नहीं होता, मुझको ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आता। एग्जैक्टली वैसे नहीं होता है। कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स और टीचर्स ने उन बच्चों के मनोबल को कमजोर किया। शुरुआत में कहीं कुछ कमी हुई और फिर धीरे धीरे वो पेरेंट्स भी और स्कूल टीचर्स भी उन बच्चों से ये कहना उन्होंने शुरू किया, ये इसको मैथ समझ नहीं आता, इसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है और ये बच्चा इस सब्जेक्ट में वीक है। उस बच्चे को भी फिर वो लगने लगता है कि मुझको ये सब्जेक्ट समझ में, मेरा मैथ वीक है, मेरा इंग्लिश वीक है, मेरा साइंस वीक है, मुझे समझ में नहीं आता। तो इस कारण से भी बच्चे वो डाउन होते चले जाते हैं। लेकिन मैं सभी बच्चों से ये बोलूंगा
कि बच्चे, कोई भी बच्चा वीक नहीं होता, हर बच्चा स्पेशल है, गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि ईश्वर ने सभी को, जितने भी हम इंसान हैं, हर बच्चे को यूनिक बनाया है। साइकोलॉजिकल वे में, साइंटिफिक वे में, कहीं भी जितनी भी रिसर्च हुई है, हर बच्चा खास होता है। बस उस बच्चे को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा है वो अपने आप को नहीं पहचान पाता, लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स, हम बड़े लोग अपने बच्चों को पहचाने, और उस बच्चे को मोटिवेशन की जरूरत है, पुश करने की जरूरत है, उसको प्रोत्साहन की जरूरत है। तो कोई बच्चा 6-7 आवर्स पढ़ रहा है तो उसको वो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और एक बच्चा 3 to 4 आवर्स में अगर उसको पूरा टॉपिक, वो सारी चीजें कवर अप कर लेता है, तो इट इज वेरी गुड, वो गॉड गिफ्टेड हो गया, है ना। तो बोथ कैटेगरीज आर इम्पोर्टेंट, मीन दोनों बच्चे हमारे, जिनको कम समय में याद हो रहा है, जिनको ज्यादा समय में याद हो रहा है, तो दोनों बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को वैल्यू करना चाहिए, है ना। सर, फोकस क्या एक स्किल है जो प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो सकती है, या एक हर बच्चे में अलग होने वाली नेचुरल एबिलिटी है? फोकस एक स्किल भी है, फोकस को इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि फोकस बाय बर्थ नहीं होता है। बहुत रेयर केसेस में फोकस बाय बर्थ होता है, जैसे आपने लाइफ स्केच का सिद्धार्थ का पढ़ा हुआ है, तो आप जानेंगे उनके बारे में कि सिद्धार्थ जन्म से ही बहुत फोकस थे। गौतम बुद्ध बाय बर्थ बहुत फोकस्ड, मतलब जन्म से ही, जब वो 4-5 साल के थे, हर चीज को बड़ा ध्यान से देखा करते थे और समझने की कोशिश करते थे। कुछ हमारे क्रिकेटर्स हैं, उनके बारे में भी ये उनके पेरेंट्स बताते हैं कि जन्म से ही बच्चा हमारा मतलब बहुत ज्यादा, मतलब हर चीज को माइन्यूटली वॉच करता था। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, उनकी माँ ने लिखा, बताया था कि जन्म से ही मेरा बच्चा, टीचर्स नहीं समझ पाए, स्कूल नहीं समझ पाया, लेकिन मुझे पता था मेरा बच्चा हर चीज को बहुत माइन्यूटली वॉच करता था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे, है ना। उन्होंने देखा कि चिड़िया क्यों उड़ती हैं, तो उन्होंने देखा कि चिड़िया इसलिए उड़ती हैं क्योंकि वो कीड़े खाती हैं। एक स्टोरी सुनी होगी, है ना, सुनिए। तो उन्होंने क्या किया, पल्प में सब वो कीड़े मकोड़े इकट्ठे किए और उनको मिक्सर बनाया और अपने मेल के बच्चे को पिलाया कि देखते ही बच्चा उड़ेगा नहीं उड़ेगा। तो हालांकि एक फनी एक स्टोरी है, बट कहीं ना कहीं ये रिलेट करती है इस बात से कि ही वाज आल्सो वेरी फोकस्ड, और तभी जाकर वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाए थे। उन्होंने पूरे वर्ल्ड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए इतना बड़ा एक साइंटिफिक डिस्कवरी उन्होंने इन्वेंशन किया था। एनीवे, तो फोकस को इंक्रीज किया जाता है और हर बच्चा फोकस को इंक्रीज कर सकता है। आज सबसे बड़ी जो खतरनाक और सबसे गड़बड़ जो बात है, जिसमें हम सभी बड़े और बच्चे दोनों जो एक तरीके से हटते हैं, वो किसके कि डिस्ट्रैक्शन, है ना। फोकस वीक होता जा रहा है। जैसे ही आप पढ़ने को बैठते हो, जैसे कोई भी पढ़ने को बच्चा बैठता है, तो लगभग 10 से 15 मिनट में ही वो बोर हो जाता है। पढ़ने को बैठे, एक आया कि मुझको पढ़ना है, मुझे होमवर्क मिला है, मुझे करना है, नहीं करेंगे तो सर या मैम कल मुझे डांटेंगे। वो पढ़ने को बैठा, लेकिन 10 से 15 मिनट में ही याद आ गया, मतलब वो बोर हो गया, मतलब फोकस वो रिटेन नहीं कर पा रहा है। ऐसा होता है ना। यस। तो यहाँ पर ये मैं एक सिंगल एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आपको फोकस इंक्रीज करना है, तो पढ़ाई को लेकर ये कहा जाता है कि अगर 10 मिनट तक अगर आपने फोकस बनाए रखी है, 10 मिनट तक अगर आपने जैसे पढ़ने को बैठे और 10 मिनट तक अगर आप उस टेबल चेयर से नहीं उठे और आपको लगता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो फिर वो फोकस धीरे धीरे आपका बढ़ता चला जाएगा। फिर यानी कि 10 मिनट से वो 20 मिनट होंगे, फिर 30 होंगे, 1 आवर भी होगा, और एक समय आएगा कि 2 आवर्स 3 आवर्स भी कंटिन्यूअस पढ़ा जा सकता है। लेकिन पहले आप 10 मिनट कंप्लीट करो और अपने दिमाग को जब भी पढ़ने को बैठो ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि मुझे 10 to 15 मिनट पढ़ना है। तो जैसे ही आप 10 to 15 मिनट कंटिन्यूअस बैठकर पढ़ोगे, फिर वही फोकस आपका बढ़ जाएगा। सर, फोकस के बारे में ये पढ़ाई को लेकर ये कहा जाता है। सर, हमारे लर्निंग का बेस्ट मेथड हो क्या सकता है? लर्निंग का बेस्ट मेथड होता है कि आप टॉपिक को समझें। जब भी आप क्रैमिंग करते हैं, जब भी बच्चे किसी भी टॉपिक को रटते हैं, तो आप समझते हैं कि जो रटने वाली जो पढ़ाई है वो लंबे समय तक नहीं होती, वो टेम्पररी होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो जो भी टॉपिक आप, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे भी आपने चैप्टर का टाइटल देखा और उसमें किसके बारे में वो टॉपिक पूरा डिटेल्ड है, वो एक्सप्लेनेशन है, तो उस टॉपिक को आप पहले समझो। एक बार में नहीं समझ आया, फिर प्रयास करो।
टीचर्स ने क्लास में एक्सप्लेन किया होगा, फिर सेल्फ स्टडी आप उसको करें, उसके क्वेश्चंस को पढ़ें, आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। और आज सबसे अच्छा मीडियम है कि अगर आप वास्तव में पढ़ने वाले बच्चे हैं, यू कैन डू इट ऑन यूट्यूब। इंडिया के टॉप टीचर्स उसमें पढ़ा रहे हैं, है ना। आप एक टॉपिक को 10 तरह से आप उनको समझ सकते हैं। आज तो पढ़ाई बहुत आसान हो गई है, लेकिन पढ़ने के लिए बच्चे का माइंड ओपन होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं पढ़ने के लिए। सर, अगर कोई स्टूडेंट इंट्रोवर्ट है और अपने डाउट्स पूछ नहीं पा रहा है, उन्हें क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो वो अपनी स्टडी में इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकता है? पहले वो इंट्रोवर्ट है तो उसको एक्सट्रोवर्ट बनाने के लिए हम टीचर्स के लिए और पेरेंट्स को एफर्ट लगाना चाहिए। कुछ बच्चे स्टार्टिंग से कुछ शाई नेचर के होते हैं, है ना, इंट्रोवर्ट हैं, वो बहुत झिझकते हैं, क्वेश्चनिंग करने में भी झिझकते हैं। तो वहां पर टीचर्स और पेरेंट्स को घर में बच्चे को उसको प्रोत्साहित करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसको उसका मनोबल बढ़ाएं, उसकी तारीफ करें। और क्लास में भी टीचर्स को जरूर पता होता है कि ये बच्चे क्वेश्चनिंग नहीं करते, छिपते हैं ना, वो बोलते नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए सहारे की जरूरत है, उन्हें मोटिवेशन की जरूरत है। टीचर्स क्लास में उनके लिए क्लैपिंग कराएं, छोटा कोई आंसर दिया क्लैपिंग कराएं, उनको खड़ा करके उनको मोटिवेट करें। तो वही बच्चे जो इंट्रोवर्ट नेचर के थे, धीरे धीरे आप देखेंगे 3 मंथ में 6 मंथ में वो एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं और वो भी क्लास में खड़े होकर क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हैं। मोटिवेशन से, उनको एप्रिसिएशन से, उनकी तारीफ की जरूरत है उन बच्चों के लिए। और ऐसा होता है, मैंने बहुत देखा है। कुछ बच्चे मैंने देखा कि 5th तक बहुत साइलेंट रहते थे, मालूम पड़ा कि 6th 7th में जाते जाते बहुत अच्छे हो गए। कुछ बच्चे ऐसे भी मैंने देखे जो 10th 12th तक बहुत साइलेंट थे और मालूम पड़ा कि 2 साल बाद देखा तो उनकी पर्सनालिटी में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। और एक छोटा सा एग्जाम्पल स्कूल का देता हूँ मैं, अगर बात करूँ, एक बच्ची, मैं आज मॉर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ, ज्योत्सना नाम की बच्ची है, NC क्लास में। तो जब वो आई थी ज्योत्सना तो बहुत झिझकती थी, बहुत चुप रहती थी, सहमी हुई सी रहती थी। बट आज और इससे पहले भी मैंने जब उसको देखा तो उसने पूरा नेशनल एंथम स्टेज पर खड़े होकर सुनाया, बात कर रही थी तो स्माइल करके बात कर रही थी। स्टेज पर उसने अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन दिया। किस क्लास की बात कर रहा हूँ? NC क्लास की बात कर रहा हूँ। जैसे अब अगर मैं, और बहुत सारे बच्चे, है ना, तो शुरुआत में जो बच्चे बहुत बिलो एवरेज, मतलब बिलो एवरेज नहीं बोलेंगे, मतलब इंट्रोवर्ट थे, बट आज वो बच्चे मुझको बिल्कुल ब्लूमिंग होते हुए नजर आ रहे हैं। सर, ऐसी कौन सी गलती है जो अधिकतर स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम में करते हैं और उन्हें खुद नहीं पता वो गलती? जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में जो गलतियां करते हैं, वो एक तो यही मुझे नजर आता है कि बच्चों के लिए रिवीजन नहीं करते। जहाँ जो गलतियां होती हैं वो रिवीजन की कमी होती है। जो भी आप एक बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, होम एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर आपको जितना भी सिलेबस है आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उस सिलेबस को आपको अच्छे से, जो आपने स्टडी किया है उसको रिवाइज करें। और साथ ही साथ एक एडवाइस मैं यहाँ पर देता हूँ कि लास्ट 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। बोर्ड एग्जाम की अगर बात करें तो आपको, जब आप अनसॉल्व्ड पेपर जो आते हैं उनको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा लास्ट 5 ईयर्स से पैटर्न क्या होता था क्वेश्चन पेपर का। जब आपको ये पता चल गया पैटर्न ऐसा होता है, अनसॉल्व्ड जब आप सॉल्व करेंगे तो एग्जाम रूम में फिर आप बैठेंगे तो उसी तरीके के पेपर आ रहे हैं जो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, है ना। तो वहां पर उस बच्चे के लिए चीजें आसान हो जाती हैं, उससे फिर एग्जाम का पेपर होता है बहुत ज्यादा ऐसा टफ नजर नहीं आता और ना ही उसे डर लगता है। सर, कुछ स्टूडेंट ऐसा कहते हैं, उनका मानना है कि मेरा इस सब्जेक्ट में मन नहीं लगता या मैं इस सब्जेक्ट में वीक हूँ, तो क्या ये सर सच में मन की प्रॉब्लम है या स्टडी टेक्निक? ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को स्पेशली मैथ अच्छा नहीं लगता, कुछ बच्चों को इंग्लिश अच्छा नहीं लगता, कुछ को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, किसी को हिंदी में इंटरेस्ट नहीं है। बट पढ़ाई, एजुकेशन में जो मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे आप 10th तक साइंस चॉइस बहुत ज्यादा नहीं होती, आपको जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं वो पढ़ने ही पढ़ने हैं और हर सब्जेक्ट में पास होना होता है। अब उसको, हाँ, 11th में जाकर ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको मैथ पसंद नहीं है तो आप मैथ को, आप उसको छोड़ सकते हैं, वहां पर आप साइंस को चूज कर सकते हैं। किसी को साइंस और मैथ दोनों में इंटरेस्ट नहीं है तो वो ह्यूमैनिटी ले सकता है, आर्ट साइड में जा सकता है, वो यानी कि अदर सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। उसको वो भी नहीं पढ़ना है तो कॉमर्स में जा सकता है। ऐसे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वोकेशनल कोर्सेज बहुत सारे हैं। बट अप टू 10th आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना है और हर सब्जेक्ट में पास होना इंपॉर्टेंट होता है ना। ऐसा नहीं कि आप एक सब्जेक्ट को स्किप कर जाए कि मुझे पसंद नहीं है।
और वैसे तो पढ़ाई के बारे में यही है, अधिकांश बच्चों को अगर बात करेंगे तो बिल्कुल पढ़ाई ही पसंद नहीं है ना। उन्हें तो ये लगता है पढ़ाई ही गड़बड़ है ये। उन्हें तो खेलने में या फिर मोबाइल चलाने में या सोने में या मौज मस्ती में, फ्रेंडशिप में इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि देखिए, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है तो उस सब्जेक्ट में आप करियर तो बना सकते हैं आगे जाकर। जैसे आपने बोला कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, तो आपको साइंस पढ़ना ही पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है, बायो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, है ना। इंटरेस्ट आपको डेवलप करना है, अगर नहीं है तो, है ना। आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ साथ आपको सोशल स्टडी पढ़ना है, पॉलिटिकल पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है ना। तो आपको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, अगर आपने इस तरीके का विजन अपना बनाया है सिविल सर्विसेज के लिए। तो वहाँ चॉइसेस नहीं है ना, वहां पर इंटरेस्ट नहीं है। वहां पर तो अगर सब्जेक्ट है तो वो आपको पढ़ना है ना, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि नॉलेज अगर गेन करना है तो वहाँ चॉइस नहीं, वहाँ तो आपको ये देखना है कि मुझको पढ़ना है, तो मुझे नॉलेज गेन करना है। सर, आपका अपने स्कूल टाइम में क्या विजन था और आप उसको लेके ऑब्सेस्ड कैसे रहते थे और आपका फोकस कैसे इम्प्रूव रहता था? स्कूल टाइमिंग में एक्चुअली यू आर आस्किंग अबाउट माय स्टूडेंट लाइफ। यस सर। इसको मैं रिकॉल करूं तो मैं कह सकता हूं कि इट वाज अ गुड टाइम। आज अभी बैठे हुए हैं आप, तो ये सारी चीजें इतना नहीं था उस समय सब कुछ। जैसे आज स्टूडेंट आप हमारे सामने बैठकर बात कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को मिली हुई है ना। इतनी फैसिलिटीज एंड इतना आपको कॉपरेशन टीचर्स का, और इतना गाइडेंस आपको, है ना, और इतनी नॉलेज। आज चूंकि टेक्नोलॉजी का समय है तो बहुत सारी चीजें उस समय में अगर बात करूं 20 ईयर्स बैक में जाऊं तो वो सारी चीजें नहीं थी, इतनी नहीं थी, इस लेवल से नहीं थी। बट हाँ, विजन उस समय कोई भी स्टूडेंट को, सपने तो सभी के होते हैं। सो ऐसे अगर मैं बात करूं स्टूडेंट लाइफ में, तो मेरा जो ड्रीम था, वो ड्रीम मैंने जो जहां पर मैं विजुलाइज कर पाया था, अगर मैं रिकॉल करता हूं तो 10th और 12th के बीच में मैंने ये महसूस किया होगा। और वहां मैंने फोर्स ज्वाइन करने मेरे मन में था कि मुझको आर्मी ज्वाइन करना है। और उसी तरीके से पढ़ाई करने का, तो मैं अगर बोलूं कि पढ़ाई में मैं ठीक था, मैं अच्छा था, क्योंकि मैं क्लास में जो भी बच्चे थे तो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ बहुत सारी बातों का। मैं जो हमारे टीचर्स थे, मैं बहुत अच्छे से आंसर्स किया करता था, पढ़ने में ठीक था, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि एक होते हैं ना बच्चे बहुत शैतान भी होते हैं, ऐसा नहीं था। मेरे ऊपर डिसिप्लिन ज़्यादा था, पापा की बहुत शक्ति थी, मुझे बहुत याद है। लेकिन जो विजन था मेरा, वो फोर्स ज्वाइन करने का था, आर्मी का था। ग्रेजुएशन में मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार किया था, आर्मी के लिए तैयार किया था। मैंने 2 से 3 बार मैंने फिजिकल क्वालिफाई भी किया था, लेकिन एक कान में इन्फेक्शन होने के कारण मैं किसी कारण से आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाया। फिर एजुकेशन में मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, और मैंने देखा कुछ टीचर्स को पढ़ाते हुए, तो मैंने जब शुरुआत की 2 बच्चों से, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया बच्चों को पढ़ाते समय। फिर मैंने सोच लिया, मुझे ऐसा ध्यान है बहुत ठीक से, तो फिर मैंने सोच लिया मैं पढ़ाऊंगा, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। और फिर तब से फिर लगातार, मतलब बच्चों को पढ़ाने में और बच्चों को समझाने में, और इसी में मुझे इंटरेस्ट बढ़ता गया।